हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स वित्तीय साक्षरता। देखिए, वित्तीय साक्षरता, अभी तक हमने जो साक्षरता की बात सुनी थी वो साक्षरता है, जो अक्षर ज्ञान जिसे साक्षरता कहते हैं, अक्षर का ज्ञान होने वाले को साक्षर कहते हैं। अब एक और चीजें हैं, जैसे आईसीटी से रिलेटेड, कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना या टेक्निकल लिटरेट होना। तो पूरी दुनिया 2 भागों में अभी बँटी जा रही है, एक टेक्निकली लिटरेट और टेक्निकली इलिटरेट, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अभी जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स साक्षरता मीन्स जिसे अक्षर का ज्ञान हो। ज़ाहिर-सी बात है, इसमें यदि फाइनेंशियल लग गया तो वित्तीय समझ जिसकी अच्छी हो। अब ये टॉपिक हमें क्यों जानना चाहिए? या टीचर्स को, बच्चों को, सभी नागरिक को, सभी देश के सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को ये टॉपिक क्यों जानना चाहिए? इसे कहीं न कहीं क्लास 3-4 से आई थिंक इन्वॉल्व कर देना चाहिए, इसे एक पार्ट बना देना चाहिए शिक्षा का, ताकि बच्चे शुरू से अवेयर रह सकें। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसे शिक्षा का पार्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक बात सोच के कि यदि सचिन तेंदुलकर क्लास 10th में जाके या 12th में जाके या पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बैट पकड़ते, तो आज वो सचिन तेंदुलकर होते क्या? संभव नहीं था। यदि कोई साइंटिस्ट, जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद सोचते कि हमें रिसर्च शुरू करना है, तो वो साइंटिस्ट होते। संभव नहीं, राइट? वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या है ना, कि हम पढ़ते हैं, 18 साल, 19 साल तो बहुत नॉर्मल सी बात है, 24 साल, 26 साल, 28, 30 साल तक हमें हमारे पेरेंट्स पढ़ाते रहते हैं, हम पर इन्वेस्ट होता रहता है और हम एजुकेशन लेते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं। लेकिन उन सारी डिग्रियों में कहीं पर भी वित्तीय साक्षरता की बात नहीं होती है, कुछ खास कोर्स को छोड़ के, जैसे कि सीए का कोर्स है, कॉमर्स से रिलेटेड रिलेटेड कुछ पेपर्स हैं, बस। एमबीए में भी कुछ पार्ट है, लेकिन सामान्यतः अन्य कोर्स में इसकी कहीं कोई बात नहीं है। तो फिर क्या होता है ना, कि ये वही बात हो गई कि हमने सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जाके 21 साल की उम्र में बल्ला पकड़ा और अब हम बैटिंग करेंगे तो कैसी बैटिंग करेंगे? बहुत सारी फिलॉसफिकल व्यूज़ हैं, पैसे कुछ नहीं होते हैं, पैसे का महत्व नहीं है, दिस दैट, दुनिया में ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, पैसे लेके कोई जाता नहीं है, सारी बातें अपनी जगह सही हैं। लेकिन एक गाड़ी यदि आप खरीदते हैं, उस समय यदि कोई कहे कि फ्यूल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऑब्वियसली बात है, फ्यूल का क्या इम्पोर्टेंस है? गाड़ी आपने घूमने के लिए खरीदी है। बट क्या आप बिना फ्यूल के गाड़ी चला पाएँगे? वैसे ही है कि हाँ, हम फ्यूल लेके, हम अपना पैसा लेके ऊपर तो नहीं जा सकते, मीन्स जब भी हमारी मृत्यु आएगी, तो हमारे साथ किसी भी तरह से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उसमें पैसा ऐड नहीं होगा, दैट इज़ अदर थिंग्स। बट एक्जिस्टेंस के लिए मनी बहुत ज़रूरी है और मनी तो अर्न सभी लोग कर लेते हैं। उस मनी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि सही समय पे सही तरीके से उसे खर्च किया जा सके। अब ये मैनेजमेंट हमारी सोसाइटी के सीए, हमारी सोसाइटी के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स जिनका है, बैंकिंग सेक्टर के, इन लोगों को तो धीरे-धीरे समझ में आ जाती है। लेकिन बाकी सेक्टर के लोग, जैसे हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, ये सब अर्न करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी इन्हें मिलती है,
लेकिन मैनेज करना बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। मैनेज करने में सिर्फ़ और सिर्फ़ बचत करना नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि वर्तमान भी सुंदर हो और भविष्य के लिए भी हम थोड़ा सुरक्षित रख सकें, ताकि भविष्य में भी हमें अचानक से मान लीजिए कि आप रिटायर हो जाएँ तो बिल्कुल सड़क पे ना आ जाएँ। तो वर्तमान में ही भविष्य के लिए थोड़ा सोच लेना चाहिए। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब देखिए, एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा प्रोफ़ेसर, जो कि 65 साल की उम्र में रिटायर कर गया। उस प्रोफ़ेसर के 4 बेटे, 3 बेटियाँ, बहू, दामाद सभी पूरा परिवार भरा-पूरा था। रिटायरमेंट के समय महाशय को 2 ढाई करोड़ रुपए मिले, सभी को मिलते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। सभी को बड़ा अच्छा लगा। अचानक क्या हुआ, एक एक्सीडेंट में बूढ़े की दोनों आँखें चली गई। अब क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया, उम्र 65 प्लस हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा, आँखें लग जाएँगी, लेकिन वही है कि 60-70 लाख का खर्चा है। परिवार की सहमति के साथ बूढ़े व्यक्ति की आँखें नहीं लगवाई गई और महोदय ने खुद भी कहा कि अब तो मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं कितने ही दिनों के लिए हूँ, हमारा इतना बड़ा परिवार है, मुझे आँखों की क्या ज़रूरत, राइट? संयोगवश क्या होता है कि 15-20 दिन में हॉस्पिटल से आँखें नहीं लगवा के लौटने के बाद आग लग जाती है घर में और उस बूढ़े व्यक्ति के अलावे सभी बच जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, बात समझ में आई? हमारी आँखें ही हमें समय पे काम आती हैं और दुनिया में आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके माता-पिता हैं। लेकिन माता-पिता के अलावे कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता है, जिसकी आँखों पे आप डिपेंड हो सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और वो जलती आग में आपको छोड़ के चले नहीं जाएँगे। तो इसलिए डियर टीचर्स, आप एक ऐसे मेंबर है फैमिली के जो कि अर्न कर रहे हैं। अभी आपकी सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। आपने बजट नहीं बनाया और बिल्कुल या तो बहुत बचत ही कर ले रहे हैं जिससे वर्तमान खराब हो जा रहा है या फिर बहुत खर्च ही कर दे रहे हैं जिससे भविष्य अंधकार में है। तो प्रत्येक खर्चे का कुछ परसेंटेज, कुछ साइंटिफिक एक बजट का फॉर्मेट है जो कि क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं और मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर भी कर दूँगी। उसे भी एक बार देखें और आप खुद भी बजट बना सकते हैं। मतलब प्रत्येक जो भी आपको अमाउंट मिलता है ईच मंथ, उसे बराबर मात्रा में बचत को भी कंपल्सरी खर्चा मानते हुए बजट अवश्य बनाएँ और शुरू में हो सकता है, चूँकि ये हमारे बचपन की आदत में शामिल नहीं है ना कि हम अपने खर्चा को जोड़ें, बजट बनाएँ। लेकिन कब तक? आप 40 के हो जाएँगे, 50 के हो जाएँगे, 60 के हो जाएँगे, कभी तो ऐसा होगा ना कि आपकी आँखें जाने का खतरा होगा। उस समय आपकी आँखें यदि लगी हो तो ही वो काम आएँगी, बाकी दूसरों की आँखें आपको काम आने वाली नहीं है। कैसी परिस्थिति में? जब अपनी आँखें ना हो सकता है कि आपकी आँखें हों तो दूसरे भी आपको सहारा, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा है तो लोग हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन बिल्कुल यदि आप व्हीलचेयर पे हैं तो लोग आपको छोड़ के चले जाएँगे। तो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी आवश्यक है। फाइनेंशियल लिटरेसी के जो बेसिक कांसेप्ट हैं, उसे हम पूरा किस तरह से बजट बनाएँ? बजट होता क्या है? हमें किस आयाम पे, जीवन के किस पार्ट पे कितना खर्चा करना चाहिए और बचत को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? बीमा क्यों आवश्यक है? साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है? इन सब पे धीरे-धीरे अगली कड़ी में बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल पे। मैं एक-एक करके प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।